जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि कल मैंने अनाउंस किया था कि मैं आपको हिंदी में विशेषण पढ़ाऊंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी आप सबसे पहले विशेषण ही क्यों पढ़ा रही हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, समास है, संधि है, आप इनको पढ़ाइए ना। क्या आपने विशेषण ले लिया, यहाँ से हमारे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, तभी तो पढ़ा रही हूँ। यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब हमको ऐसी चीजें पढ़नी है जो हमारी गलत हो जाती हैं। यूपी पुलिस री एग्जाम, एग्जाम आपका हो गया, अब री एग्जाम होगा। री एग्जाम में आपको वो सीखना है जो आपका गलत हो रहा है। आपको उन चीजों पे काम नहीं करना जो आपको आती हैं, वो तो आती ही है, वो तो सिर्फ रिवीजन ही मांग रही हैं। ठीक है, जो नहीं आता उसको सीखने की कोशिश करेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि बोर्ड पे लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो, नो, सीखने की कोशिश करेंगे। शब्दों पर गौर करेंगे कि क्या शब्द बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मैं क्लास को शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण को पढ़ने से पहले आप थोड़ा देख लीजिए शब्द के भेद। ये मैंने क्यों लिखा है, अभी तो आप कह रही थी दीदी कि आप विशेषण पढ़ाएंगी, ये क्या नया लोचा है ना। चलो कोई नहीं, ज्यादा टेंशन मत लिया करो। शब्द के भेद में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, और बात कर लेते हैं अव्यय व निपात की। ठीक है, यहां से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। ऑल ओवर 6 टॉपिक से बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 6 दूनी 12। अगर 12 नंबर आपको मिल जाए तो किसी संजीवनी बूटी से कम है क्या? नहीं है, तो हमें इनके लिए मेहनत करनी होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब बात करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण की। ठीक, ये जो 4 आपके टॉपिक हैं इनको हम बोलते हैं विकारी शब्द। क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। इन दोनों को बोलते हैं अविकारी शब्द। सबको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये विकारी और अविकारी क्या होता है, आप इसको भी थोड़ा बता दीजिए। हाँ, तो बिल्कुल बताऊंगी। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल, लिंग, वचन, कारक और काल के अकॉर्डिंग परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो लिंग, वचन, काल, कारक के अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं होते। आप इन दोनों की डेफिनेशन लिख लेना। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं विशेषण। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज आपके अंदर नहीं है, वो है पेशेंस। पेशेंस के साथ पढ़िए। ठीक है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं। हमें टॉपिक को रटना है तो हमारे पास बुक्स है, वहां से हम रट सकते हैं। लेकिन अगर समझना है तो समझने के तरीके से आपको पढ़ना होगा। ठीक है साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला है कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ विशेषण। विशेषण, इसकी डेफिनेशन आपको बता चुकी हूँ। ये एक विकारी शब्द है। पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि विशेषण कौन सा शब्द है, तो आप क्या बोलोगे? विकारी शब्द है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? जो लिंग, वचन, काल, कारक के अकॉर्डिंग परिवर्तित होते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब बात करें विशेषण के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। यहां से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। विशेषण के भेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका गुणवाची विशेषण, या हम इसको बोल सकते हैं गुणवाचक विशेषण। अब
आपको शायद नहीं पता होगा कि वाची को क्या कहते हैं। वाची होता है बोलने वाला या बताने वाला, ठीक है, समझ गए। वाची का मतलब होता है कहना या बतलाना। अब आपको हर एक चीज बताई जाएगी। वाची का अर्थ होता है कहना या बतलाना, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। वाची का अर्थ है कहना या बतलाना, जो गुणों के बारे में बता रहे हैं। अब गुण वाची में भी गुण दोष आते हैं, गुण भी आएगा दोष भी आएगा, दशा भी आएगी दिशा भी आएगी, स्थान भी आएगा, स्पर्श भी आएगा, समय भी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। तो हर एक चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। दूसरा है आपका संख्यावाची विशेषण, तीसरा है परिमाणवाची विशेषण, चौथा है सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण, सही है ये, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। वाची का मतलब है कहना या बतलाना। अब गुणवाची में कौन कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती हैं? गुण दोष। संख्यावाची में अंक मतलब गिनना, जिसको गिना जा सके, ठीक है। परिमाणवाची में मात्रा, जिसको मापा जा सके, ठीक। सार्वनामिक, अब आप सोच रहे होंगे दीदी सार्वनामिक का भी तो कुछ बता दो। है पेशेंस, सब बताऊंगी, ठीक है। देखो सार्वनामिक, सबसे पहले तो आपको इसका क्या करना है, ये बना कैसे है, किस तरीके से बना है आपका सार्वनामिक, उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, देख लो, सर्वनाम प्लस इक, संधि विच्छेद किया, ठीक है। संधि विच्छेद क्या हो गया इसका, सर्वनाम प्लस एक। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी सर्वनाम प्लस एक किया है तो यहां आका टंडा कैसे आ गया, तो यही तो बताने वाली हूं। देखो, अगर कभी भी ये जो पहला अक्षर है आपका, पहला अक्षर आप स को तोड़ोगे तो किस तरीके से तोड़ोगे, स प्लस अ, ठीक है, स प्लस अ, इस तरीके से तोड़ोगे, ये कंडीशन आ जाए और पूरा एक टेंस सा बन जाए, प्लस इक लग जाए, तो ये बड़ा आ में चेंज हो जाता है, ठीक है। संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अगर यहां भी इसने कुछ पूछा है तो हम चीजों को यहां भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपका भी दायित्व है और मेरा तो खैर दायित्व है ही कि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, समझ गए। अब आपको कुछ पॉइंट्स लिखा देती हूँ जो कि आपको याद रहे। वो क्या क्या है, जैसे छोटा आ और बड़ा आ, इनके बाद इक लग जाए तो आपका बड़ा आ हो जाता है ना, समझ गए ना। बड़े आ की मात्रा हो जाती है या बड़ा आ हो जाता है। अब छोटी ई और बड़ी ई के आगे इक लग जाए तो ये आपकी बड़ी ए की मात्रा या बड़ी ए हो जाती है, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करूं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, देखो इसको कैसे याद रखोगे आप, इसको ऐसे याद रखना, एक ही जाति के, फिर एक लग रहा है तो इसी जाति का बड़ा, जो भी कंडीशन होगी वो बड़े में जाएगी, ठीक है। यहाँ छोटे में कंडीशन नहीं रहती। देखो छोटी ई एक लग गया, बड़ी ए, है ना, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, देखो ऊ ऊ, है ना, तीन तीन के बन रहे हैं ना, तो यहाँ
3 का ही बड़ा ओ बनेगा। ठीक, समझ गए? कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूं। जैसे साथियों, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया नैतिक, है ना। नैतिक को आप तोड़ोगे तो किस तरीके से तोड़ोगे? नीति प्लस 1। ठीक, नीति प्लस 1। देखो, न, पहला अक्षर क्या है आपका? न। तो देखो मात्रा क्या आ रही है? बड़ी ई प्लस, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है, 1 बराबर क्या बनेगा? बड़ी ए। बड़ी ए की मात्रा ये होती है। ठीक है, तो नैतिक ये बन गया। दूसरा एग्जाम्पल आप सभी के सामने है उपनिवेश। उपनिवेश प्लस 1। इसको क्या लिख दूं मैं? बताओ, उपनिवेश प्लस 1 को क्या लिखूं? तो देखो, पहला क्या है? उ, छोटा उ के बाद 1 लग रहा है, तो ये बड़ा ओ में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा औपनिवेश। औपनिवेश, ठीक है, समझ गए? औपनिवेश ये आपका बन जाएगा। समाज प्लस 1। तीसरा एग्जाम्पल है समाज प्लस 1। क्या लिखोगे इसको? देखो, स के बाद क्या है? स को तोड़ोगे, स प्लस अ, ऐसे तो टूटेगा, तो अ है प्लस 1। अ प्लस 1 मिलकर क्या बनते हैं? तो ये बड़ा आ बनता है ना। तो बड़े आ का डंडा यहां लगेगा, यहां, ठीक है, पहले अक्षर पे। समझ गए? तो क्या बनाएंगे? सामाजिक। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे दीदी आपने यहां पे क्यों नहीं मात्रा लगाई? देखो, ये छोटा ऊ है, इसकी खुद की एक मात्रा होती है, तो इसको पूरा परिवर्तित करके हमने इसमें कर तो दिया बड़ा ओ में। ठीक है, मात्राएं परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन जो आपका व्यंजन होता है, व्यंजन के साथ स्वर लगे होते हैं, व्यंजन के साथ स्वर लगे होते हैं, तो व्यंजन के साथ ही स्वर जुड़ता है बड़े रूप में, अगर इक लगा हो तो। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी आप मुहावरे करा रही हैं। देखो, मैंने आपसे बोला था जो भी पढ़ेंगे समझ के पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में इतना ही आपका समझना इनफ है। ठीक है, वैसे मैं चाहती ना बोर्ड पे लिखा के तो विशेषण को एक ही दिन में फिनिश करा देती, लेकिन क्या है कि मुझे आपको समझाना है, और मुझे इतना पता है कि आज की क्लास आपको इतनी अच्छी लगी होगी कि आप इसको भूल नहीं पाएंगे कभी भी। और मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाना चाहती हूँ कि हाँ, चीजें जो है पहले मैं उनको खुद ऑब्जर्व करूं, उसके बाद मैं आपको दूं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? अब ये 3-4 मुहावरे हैं जिनको मैंने लिखा है। मैं चाहती हूं कि आप सिलेबस के साथ साथ मुहावरे, पर्यायवाची इनको भी याद करते रहे, क्योंकि बच्चे क्या है ना, 300, 400, 500 मुहावरे देखकर, पर्यायवाची देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो मुझे आपको टेंशन तो देनी ही नहीं है, मुझे आपको हंसते खेलते पढ़ाना है, बहुत अच्छे से पढ़ाना है। तो हम दिन में 4-4, 5-5 डेली कर लिया करेंगे, तो ऐसे कर करके 30 दिन में कितने हो गए? मान लो 4 हमने डेली किए, 3 चौक 12, 120 आप एक महीने में कर लोगे, चाहे कुछ भी हो वो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो चीजों को कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, समझ के पढ़ो। ठीक है, मुहावरे, अकल पर पत्थर पड़ना, इसका जो अर्थ है वो बुद्धि भ्रष्ट होना है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी अकल है उस पर पत्थर पड़ गए हैं, है ना, ऐसा नहीं है। इसमें जो अर्थ है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इसमें आपको चीजों को थोड़ा याद भी करना होगा। अंडे सेना, अब ऐसा नहीं है कि अंडे पर सेना बिठा दी गई है, इसका एक अपने आप में मतलब है कि घर में बेकार बैठे रहना, उसको बोलते हैं अंडे
सेना। ठीक है, जूतन पैजार का अर्थ यहाँ निकाला गया है लड़ाई झगड़ा करना। जूतन पैजार, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, घर में लड़ाई होती है तो जूता बजता है ना, जूता, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। घर में लड़ाई होती है तो जूता बज जाता है, जूतन पैजार। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, तभी तो कहते हैं कि सबको मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। और आपको आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताना, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ आप सभी पढ़ने वाले हैं, आप सभी मिशन वर्दी वाले हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।